नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी, पीजीटी और सीटेट की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट से कराई जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में कई सारी वैकेंसी आने वाली है और कुछ आ भी चुकी है। कल से मतलब 25 अगस्त से आपका +2 की वैकेंसी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप होने लग जाएंगे। और इसके साथ ही हाई स्कूल और टेट की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करें और आगे बढ़ते चलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 7 का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। और इस चैप्टर पे आज हमारा 3rd पार्ट है। हमने अपने 2 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ लिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मटेरियल है, काफ़ी सारी छोटे छोटे बिंदु है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ज़रूर जानने चाहिए, याद करने चाहिए। क्योंकि अगर आपका कह सकते हैं कि एनसीईआरटी आपका अगर मजबूत हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आप और भी कई सारी किताबों को पढ़ सकते हैं अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है उसमें हमने कई सारी जानकारी लिया। हिरण्यगर्भ के बारे में हमने जाना कि किस तरह से जो क्षत्रिय नहीं भी होते थे वो इस अनुष्ठान को करके क्षत्रित्व को प्राप्त कर लेते थे। फिर हमने जाना कि जो एलोरा की गुफा 15 है उसे राष्ट्रकूटों ने बनाया है, जिसमें विष्णु के नरसिंह के अवतार के रूप में दिखाया गया है, रूप के रूप में दिखाया गया है। और फिर हमने कई सारे शब्दों के मतलब को भी जाना, जैसे कि महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं के राजा। त्रिभुवन चक्रवर्ती होता है 3 भुवनों का स्वामी। ये बेटी एक तरह का कर होता था जो कि बिना श्रम के कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती लिया जाता था, जबरन लिया जाता था। और फिर हमने कलहन के बारे में, तामपत्र के बारे में भी जाना, त्रिपक्षीय संघ के बारे में जाना, किस तरह से जो राष्ट्रकूट प्रतिहाल और पाल थे उनके युद्धों को जाना हमने। फिर हमने जाना कि जो अलबरूनी था उसकी किताब का नाम किताब का जो नाम है वो अल हिंद है, किताब अल हिंद। और गजनी ने इसे कहा था लिखने के लिए। और फिर हमने चौहानों के वंश के बारे में भी जाना कि किस तरह से जो युद्ध होता है तराइन का युद्ध, उसमें पृथ्वीराज तृतीय ने भाग लिया था। और 1192 में इसकी कह सकते हैं कि हार हो जाती है मोहम्मद गौरी के हाथों से। फिर हमने कावेरी डेल्टा के बारे में जाना कि किस तरह से वहाँ पर चोल वंशीय का जो मुखिया परिवार रहता है वो किस तरह से स्थापित हो जाता है। फिर हमने मंदिरों के बारे में जाना कि जो राजराज और राजेंद्र प्रथम, इन दोनों ने ही काफ़ी सुंदर 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। तंजावुर और गंगईकोट चोलपुरम मंदिर के नाम से ये विख्यात है। और राजराजेश्वर मंदिर आप इसे ज़रूर अपने से जाना है, काफ़ी विख्यात, समृद्ध, विशाल मंदिर है। फिर हमने कई सारे शब्दार्थ को जाना। उसके मतलब को जानने के लिए मैंने आपको कहा कि आप एक शब्द से दूसरे को जोड़ते जाए, कुछ ट्रिक लगाए, तो इस तरह से क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। हिस्ट्री जो है वो काफ़ी मुश्किल नहीं है, आप इसे बस जोड़ते चले, ट्रिक अपनाते चले। तो हमने उर के बारे में जाना, इसे कहते हैं किसानों की बस्तियाँ। नाडू के बारे में जाना, इसका मतलब होता है गाँव के समूह। फिर हमने मुअंद वेलन के बारे में जाना, इसका मतलब होता है 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला किसान। कितने राजा को? तो 3 राजा को। फिर हमने अरैयार जाना, इसका मतलब होता है प्रधान। देखिए, ये जितने भी नाम है ना, ये साउथ इंडिया के हैं, दक्षिण भारत के नाम है, इसलिए कुछ कह सकते हैं कि अलग है, कुछ संस्कृत जैसे हैं। फिर हमने जाना वेलन व गाय के बारे में। इसका मतलब होता है, इसका जो स्वामी होता है वो गैर ब्राह्मण होता है, मतलब ब्राह्मण नहीं रहता है। फिर ब्रह्मादेव, तो इसका मतलब होता है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। देखिए, आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं
क्योंकि ब्रह्मादेय है तो ब्रह्मा ब्राह्मण है ना, तो ब्रह्मा हो गया ब्राह्मण से, तो इससे ब्राह्मणों को कह सकते हैं कि उपहार में भूमि दी गई थी। शालाभोग, आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि विद्यालय के रख रखाव के लिए, विद्यालय स्कूल के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी। आप इसे कैसे याद करेंगे? तो आपने पाठशाला सुना है, विद्यालय, पाठशाला, स्कूल, ये सभी पर्यायवाची शब्द है। तो शाला से आप समझ सकते हैं शालाभोग से पाठशाला, तो विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि दान में दी गई। देवदान, तो आप इस ट्रिक से याद करें कि देव मतलब देवता होते हैं, तो ये जो कह सकते हैं कि मंदिर के उपहार में इस भूमि को दिया जाता था, तो वो देवदान हो गया। इसका एक और नाम है त्रिवन मटुकनी। नेक्स्ट है पल्लीचंदम, तो यह कह सकते हैं कि जैन संस्थान को दान में दी जाती थी ऐसी भूमि को। और नगरम जो था वो व्यापारियों का संघ था। तो ये जो संघ है वो दक्षिण भारत की ओर रहता था, स्थापित किया गया था। तो हमने पुलवाया के बारे में जाना कि वो किस तरह से एक ऐसा समूह रहता था जिसे ब्राह्मण और जो बड़े स्वामी थे ये समाज से इन्हें बाहर मानते थे। किसे? तो पुलाया को। तो इतनी सारी जानकारी हमने अपने फर्स्ट वीडियो में जान लिया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य बिंदु है वो काफ़ी रोचक है और हर बार एग्ज़ाम में आपको पूछता भी है, इसलिए मैंने इसे वेरी इम्पोर्टेंट में रखा और मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो क्या है वो? तो सभा की सदस्यता। तो देखिए, जब आप हिस्ट्री के कक्षा 7 के चैप्टर 2 में आएंगे तो काफ़ी डिटेल्स में आपको ये बताया गया है कि कैसे क्या नियम थे सभा की सदस्यता के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि इसे कई बार सीटेट में भी पूछा गया है। तो जो सबसे पहला बिंदु आता है, कहता है कि ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए, मतलब किसी व्यक्ति को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से जो है भू राजस्व वसूला जाता है। मतलब आपको ऐसी भूमि का कह सकते हैं मालिक होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व आता हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। आप उम्र को ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये पूछता है, कभी 35 से 40 दे देता है तो आप उसे सही नहीं माने। ये जो उम्र है वो 35 से 70 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक ज्ञान, ईमानदार भी होना चाहिए और कोई 3 वर्षों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधी के खाते जमा नहीं करवाए हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये 7 जो बिंदु है वो सभा के सदस्य के लिए, ये आपके NCERT कक्षा 7 के पुस्तक में आपको दिया गया है। आप इसे ज़रूर एक बार खुद से भी पढ़ लें इस पुस्तक को। सभा की सदस्यता की ये कुछ पॉइंट है। और अगर आपने NCERT की पुस्तक नहीं ली है तो आप मेरे इस चैनल से पूरी NCERT को, सोशल साइंस को डिटेल्स में जो मुख्य बिंदु है मैंने उसे ही नोट किया है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये 7 पॉइंट है सभा की सदस्यता के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमेशा की तरह, और वो है अन्यत्र में तांग वंश। तो नाम से ही आप समझ गए हैं, यह चीन में वंश है। 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं तक ये सत्ता में रहता है। ये जो वंश है तांग वंश, इसकी राजधानी शियॉन रहती है और यहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आते थे। परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होती थी। देखिए यहाँ पर परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होती थी उस टाइम पर भी, और ये जो नियम था वह 1911 तक ये जो नियम था वो कायम थी।
तो ये जो परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होती थी, किस पूछ सकता है किस टाइम पे, तो 7वीं से 11वीं, या फिर इस समय सत्ता में कौन था, तो तागवंश। तो इतनी सारी हमने आपको काफ़ी सारी मुख्य बिंदु 3 वीडियो के माध्यम से बताया, जो कि चैप्टर 2 का है। हमने इसमें साउथ इंडिया के जो शासन प्रणाली है उसके बारे में भी जाना, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो आशा करती हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही आगे चैप्टर 3 में कई सारी जानकारी लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।